हेलो, सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जेएसयू इंडिया। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम संविधान की बात लाइव स्ट्रीमिंग जेएसयू इंडिया के फेसबुक पेज से जानकारी ले रहे हैं, है ना। बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है इसका, है ना। दोस्तों, संविधान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक मिनट। जरूरी है जानकारी रखना, खासकर हम ट्राइबल युवाओं को, है ना। देश के सभी नागरिकों को जानने की जरूरत है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है ना। हम पढ़ते लिखते हैं, मूलभूत जानकारी रखते हैं, है ना। समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज की भी जानकारी रख लेते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक कानूनन बात आती है हम पीछे हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो हमारे युवा साथी नहीं जान पाते हैं, ठीक है। वो पढ़ाई में भी आगे रहते हैं, सामाजिक में भी आगे रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे संवैधानिक चर्चा करोगे तो वो संवैधानिक दौड़ में पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें एक अलग सा विषय बना लेना चाहिए, है ना। जैसे कि हम सारे विषय तो पढ़ते ही हैं, जब तक हम सक्सेस न हो जाए, है ना। तो ये हमको उम्र भर काम आएगा, है ना। ऐसे तो पढ़ाई पूरे उम्र के लिए है, लेकिन जो संवैधानिक विषय है ये हमको आपको हर एक क्षेत्रों में लाभदायक है, ठीक है। आज का टॉपिक है केंद्र संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब ये है देश को चलाने वाले लोग, ठीक है। कौन कौन देश को चलाते हैं, है ना, किसको कितनी शक्ति प्राप्त है, ठीक है। कार्यपालिका जो लोग व्यवस्था को चलाते हैं, जो देश की व्यवस्था को चलाते हैं, उनको कार्यपालिका के अंतर्गत रखा गया है। हम जानेंगे कार्यपालिका में कौन कौन लोग हैं, है ना। इन सारे लोगों को जानेंगे एक एक करके अनुच्छेद के बारे में, है ना। एक बात मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा, संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों को पढ़ा, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ा। मौलिक कर्तव्य को लेकर एक टॉपिक था, ठीक है। टॉपिक नहीं था, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही एक हमारा अधिकार था कि हमें जो है देश में वैज्ञानिकता, है ना, जो वैज्ञानिक सत्य है उसको स्थापित करना, है ना, मानवतावाद को स्थापित करना। और उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये जोड़ा गया था कि हमें जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास से देश के हर एक नागरिक को दूरी बनाना। मतलब हम, ये संविधान नहीं कहता है कि आप अंधविश्वास की तरफ जाइए, आप पाखंडवाद की तरफ जाइए, है ना। संविधान ये कहता है कि आप मानवतावाद, है ना, और वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। आइए आज का टॉपिक हम बात करेंगे संविधान का भाग 5, है ना। कुल 22 भाग हैं संविधान में, और आज हम 5वीं भाग पर चर्चा करेंगे। 5वीं भाग में विषय दिया गया है संघ और केंद्र की कार्यपालिका, ठीक है। और हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, आखिर किस अनुच्छेद में किन के बारे में कहा गया है ना। दूसरी बात साथियों, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा, और भी हमारे भाई बहन वीडियो के माध्यम से संवैधानिक जानकारी रख सकेंगे, है ना। जितना जितना शेयर करें उतना ही आपके लिए और हमारे लिए, और खासकर ट्राइबल युवाओं के लिए बेहद ही फायदेमंद है, ठीक है। आइए हम जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से, है ना। स्क्रीन पर क्लियर दिखाई देगा या नहीं दिखा, आप जरूर कंप्लेन कीजिएगा, है ना, ताकि मेरे को भी आसानी हो समझने में। देखिए स्क्रीन पर ये देखेंगे, समझेंगे आखिर क्या है कार्यपालिका, क्या है, ठीक है। कार्यपालिका मैंने परिभाषा जैसा कि बताया कि कार्यपालिका मतलब कि देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोग, ठीक है। कौन कौन लोग चलाते हैं देश की व्यवस्था को, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आइए हम जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से आखिर क्या है कार्यपालिका, है ना।
कौन कौन केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए हम जानेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा सिस्टम है ना। देखिए, आइए स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है ना। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, संविधान का भाग 5, संघ और केंद्र, संघ या केंद्र की कार्यपालिका, इनकी चर्चा कहां से कहां अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, देखिए, संघ और संघ या केंद्र कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या विभाजित किया है। कार्यपालिका को रखा गया है, विधायिका को रखा गया है, न्यायपालिका को रखा गया है, और सीएजी मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल जानेंगे, आगे सब जानेंगे। ठीक है, ये क्या है, इनके क्या अधिकार है। मैंने अभी बताया कार्यपालिका, है ना, मतलब इस तरह से केंद्र की स्ट्रक्चर को बांटा गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज का टॉपिक है कार्यपालिका। जैसे हमने अभी विषय डाला था सोशल मीडिया में, तो हम जानेंगे कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका की चर्चा किया गया है, कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, है ना। कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे, हम इन सारे लोगों को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है। देखिए, आइए हम बता देते हैं कार्यपालिका में भी मुख्य रूप से कौन कौन लोग हैं। देखिए, कार्यपालिका के, है ना, व्यवस्था को चलाने वाले लोग, अभी हमने बताया परिभाषा। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत प्रमुख रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, इनको जानेंगे, है ना, क्योंकि राज्य प्रमुख होते हैं, राष्ट्र प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, है ना, इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, आइए जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में कार्यपालिका के अंतर्गत, है ना, क्योंकि कार्यपालिका का ही हिस्सा है राष्ट्रपति। इनके अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 52 से 62 तक, है ना। उपराष्ट्रपति है, इनकी चर्चा अनुच्छेद 63 से 73 तक किया गया है, और प्रधानमंत्री की चर्चा, है ना, अनुच्छेद 74 से 78 तक किया गया है ना। मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से इन लोगों के बारे में जानेंगे, और आज जानेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, आखिर राष्ट्रपति कैसे बनता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे राष्ट्रपति। दिख रहा है स्क्रीन पर आप सभी को। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है ना। देखिए, राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक किया गया है। ठीक है, इन जान लेंगे अनुच्छेद 52 से 62 तक आखिर इनके बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक, देखिए, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, इसमें इनके पद के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है, राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी, है ना। फिर वहीं अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, है ना, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मतलब कि राष्ट्रपति को कौन कौन लोग मिलकर चुनेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, है ना, कैसे प्रक्रिया चलेगी राष्ट्रपति की चुनाव के लिए, है ना। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। वहीं अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति के लिए जो राष्ट्रपति का पद है उनकी योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 59 में कुछ शर्तें हैं जो राष्ट्रपति के लिए रखी गई है ना। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी। ठीक, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, है ना, आपने सुना होगा राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की चुनाव की अवधि, यानी इसका मतलब ये अनुच्छेद 62 मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में होता है
अगर बाई द वे राष्ट्रपति बीच में ही निपट जाए तो कितने दिनों में चुनाव दोबारा करा लिया जाएगा। ठीक है, एक चीज हमने देखिए अपने सुविधा अनुसार हमने याद करने के लिए मैंने बनाया है ना, इन अनुच्छेदों को एग्जाम में पूछता है साथियों, बेहद जरूरी है। अब पूछ देगा अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन, जैसे हमने लिखा है री इलेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने अपने स्ट्रक्चर अपने हिसाब से अपने तरीका से याद करने के लिए ऐसा बनाया है ताकि मेरे को आसानी हो, है ना। आप लोग भी इनको लिखकर, है ना, कॉपी में अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, पूछेगा ही, क्योंकि हमारे ये राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति हैं, है ना, कार्यपालिका प्रमुख हैं। आइए हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में और आगे। देखिए अनुच्छेद 52 में जैसा कि आपने देखा कहा गया है राष्ट्रपति का पद, है ना। तो ये राष्ट्रपति के पद कहाँ से लिया गया है, सवाल पूछ देता है, तो जवाब है आपका अमेरिका से। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है ना। दूसरा बात यह है कि भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के महारानी के समान है, मतलब जो काम जो पद ब्रिटेन के महारानी का है वहाँ, है ना, वही सेम कार्य सेम पद भारत में राष्ट्रपति का पद है। समझ रहे हैं ना। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है ना। हमको जहां तक उम्मीद है आप राज्य शब्द को देख के सुन के कंफ्यूजन हो रहे होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। राज्य मतलब एक राज्य भी हो जाता है, जैसे हमने सुनते हैं बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, झारखंड राज्य, ये सब भी राज्य हैं, लेकिन संवैधानिक भाषा में, संवैधानिक नजरिया में देश को या फिर राष्ट्र को राज्य कहा जाता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य मतलब देश भी होता है, राष्ट्र भी होता है, और राज्य शब्द का इस्तेमाल किसी एक राज्य के लिए भी किया जाता है। समझ रहे हैं ना बात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल ये है, एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है, यानी देश के सर्वे सर्वा कौन होते हैं, राष्ट्रपति, या फिर हम इनको प्रथम नागरिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात, अब देखिए यहाँ पर राज्य का मतलब किसी एक राज्य का, है ना, जैसे मान लीजिए बिहार ले लीजिए, है ना, मध्य प्रदेश ले लीजिए या फिर पंजाब ले लीजिए, मतलब ऐसे, मतलब वह उस राज्य की बात बोल रहा है कि राज्य का औपचारिक या फिर कानून प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, अब देखिए उसी राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, जिसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है, यानी राष्ट्र या देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और राज्य का औपचारिक या कानून प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। वही राज्य का वास्तविक प्रमुख सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब देखेंगे कि नाम मात्र का प्रमुख, ये लोग जो बोल दिया गया है यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में कि राज्य प्रमुख होता है, आखिर कैसे प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख होते हैं कि नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, है ना। आइए जानेंगे। देखिए नाम मात्र का प्रमुख है ये लोग, है ना, सारा काम तो प्रधानमंत्री करते हैं, आपने सुना है, देख रहे हैं, है ना, देश के नागरिक हैं तो आप हमेशा देखें, हर एक योजना हो, है ना, यात्राएं हो, विदेशी यात्रा हो, मतलब सारे चीज, मतलब जो देश का वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री। यहाँ हम जानेंगे राष्ट्रपति को लेकर, हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ रहे हैं, तो नाम मात्र का प्रमुख कौन कौन लोग हैं जानेंगे। तो नाम मात्र के प्रमुख राज्यपाल है राज्य में, और देश में राष्ट्रपति है। जहां तक उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं है। मतलब नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल और नाम मात्र के प्रमुख देश के लिए राष्ट्रपति होते हैं, है ना। इसलिए नाम मात्र कहा जाता है क्योंकि राज्यपाल तो रहता है, लेकिन किसी राज्य में सारा कार्य व्यवस्था, है ना, योजना सारा का सारा वहाँ का मुख्यमंत्री करता है, और देश में प्रधानमंत्री करता है।
इसलिए हम इनको बोलते हैं ये नाम मात्र के प्रमुख हैं लोग, ठीक है। ये संविधान कहता है। देखिए राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि ये राज्य के कार्यपालिका का नाम मात्र के प्रमुख हैं। ये इनको राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि देश के कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। समझ रहे हैं बात, ठीक है। एक तरह से इन दोनों को रबर स्टाम्प कहा जाता है ना। बस साइन मोहर, जहाँ अंतिम फैसले लिए जाते हैं देश के हित में, अंतिम फैसले राष्ट्रपति लेते हैं और राज्य के हित में अंतिम फैसले या फिर इनके सहयोग समर्थन से कार्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका प्रमुख, है ना। कार्यपालिका प्रमुख यहाँ दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा होगा जहां तक उम्मीद है ना। कार्यपालिका प्रमुख यानी जो देश की कार्यपालिका है ना, और राज्य कार्यपालिका है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, ठीक। और केंद्र के लिए या फिर देश के लिए कार्यपालिका प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ठीक। समय को कम कर दिया गया है क्लास को लेकर, क्योंकि बहुत लोगों का शिकायत ये था कि क्लास ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को देखते हुए, है ना, समय को कम कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं 1 घंटा हम नहीं देख पाते हैं ऐसे, ठीक है। आइए जानेंगे फिर, ये तो राष्ट्रपति के बारे में जान रहे थे। राष्ट्रपति और राज्यपाल एक साथ इनको लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दोनों का काम बिल्कुल एक ही जैसा है। जो काम देश में राष्ट्रपति का है वही काम राज्य में राज्यपाल का होता है, ठीक है। इसीलिए हम दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब जानेंगे हम प्रशासनिक प्रमुख। देखिए ये देख रहे हैं आप, प्रशासनिक प्रमुख, है ना। जो मान लीजिए देश और राज्य की जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, है ना, उनके प्रमुख कौन होंगे? तो प्रशासनिक प्रमुख के बारे में अगर बोलेगा तो केंद्र में प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं, ठीक है। केंद्र में प्रशासनिक प्रमुख कौन होंगे? कैबिनेट सचिव। और राज्य में प्रशासनिक प्रमुख कौन होंगे? तो मुख्य सचिव। ये जो है एग्जाम में पूछते हैं साथियों, पूछा जाता है, ठीक है। देख रहे हैं, सबको दिख रहा है। केंद्र में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव। और राज्य में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, ठीक है। ये सबसे बड़े नौकरशाह हैं, मतलब सबसे बड़ा नौकरशाह, है ना। राज्य में मुख्य सचिव को सबसे बड़ा नौकरशाह कहा जाता है और केंद्र में कैबिनेट सचिव को सबसे बड़ा नौकरशाह कहा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पढ़ा राष्ट्रपति के पद के बारे में, है ना, अनुच्छेद 52 में जो चर्चा किया गया है। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति की शक्ति, है ना। राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है, इनके बारे में हम डिटेल जानकारी आगे के टॉपिक में लेंगे, है ना। ये सारे आपातकाल, है ना, आपातकाल सिस्टम सुनते होंगे आप, देश में लागू होती है। ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है। जानेंगे कौन संवैधानिक शक्ति है, कौन विधिक शक्ति है और कौन उनकी व्यक्तिगत शक्ति है। इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, आगे जानेंगे, है ना। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 54। देखिए अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक है। अनुच्छेद 54 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 54 में है निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 54 में कहा गया है निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ये जो विषय है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। देखिए पूछता है सवाल कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, है ना, का विषय जो है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है ना। हम छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर देते हैं लेकिन एग्जाम में आसानी से पूछ के निकल जाता है ना। इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, ये पूछ के निकल जाएगा कि कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये सब जानना जरूरी है, कौन से शब्द विषय किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आखिर निर्वाचक मंडल क्या हो, ये लोग कौन होते हैं, है ना, क्यों बनाई जाती है निर्वाचक मंडल? इसकी चर्चा अनुच्छेद में 54 में किया गया है। देखिए तो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने वाले सदस्यों के समूह को निर्वाचक मंडल कहते हैं। मतलब ये है कि जो लोग
जो लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, है ना, उनको निर्वाचक मंडल कहा गया है। समझ गए बात? यानी राष्ट्रपति को चुनने वाले समूह को क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। ठीक है। अब देखेंगे इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग आएंगे, है ना। आखिर कौन कौन लोग मिलकर देश के राष्ट्रपति को चुनेंगे भाई? आम जनता चुनेगी कि एक विधायक चुनेगा कि एक सांसद चुनेगा कि विधायक और सांसद मिल के चुनेंगे? ठीक है, इन सारे चीजों को जानेंगे आगे। ठीक है, देखिए ये है टॉपिक, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति को चुनने वाले, है ना, कौन कौन से लोग हैं। देखिए दिया है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, लोकसभा, लोस लिखे हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, उसको कौन कौन लोग मिलकर चुनेंगे, या फिर निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग रहते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं आप? मैं समझा रहा हूं। निर्वाचित सदस्य मतलब कि जो लोग जनता के द्वारा जो संसद चुन के आए हैं, या फिर राज्यसभा में भी जो लोग चुने गए हैं, है ना। देखिए लोकसभा के चुने हुए लोग, सुने हैं ना आप, ये संसद बनते हैं जिनको इस क्षेत्र से ये संसद बन गए, ये लोकसभा के माध्यम से ही बन के जाते हैं। राज्यसभा से भी संसद होते हैं, है ना, इनका भी चुनाव होता है कैसे, इसके बारे में भी जानेंगे हम आगे। विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य मतलब कि जो विधायक लोग आते हैं जनता द्वारा चुन के, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। निर्वाचित सदस्य मतलब समझ गए, है ना, क्योंकि इन लोकसभा, राज्यसभा में, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। सुने हैं आप, राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं, है ना, राज्य में राज्यपाल मनोनीत करते हैं लोकसभा सदस्य को, राज्यसभा सदस्यों को, है ना। तो केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, देखिए यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए लिखा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। कहाँ शामिल नहीं होते? तो राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी निर्वाचक मंडल जो है उसमें जो है ये लोग शामिल ये नहीं होते। कौन नहीं होते? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। कौन शामिल होते हैं? तो केवल लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा बात लिखा गया है कि विधानसभा परिषद, यानी नहीं, विधान परिषद, विधान परिषद के बारे में हम जानेंगे आखिर क्या है विधान परिषद, है ना। जैसे कि संसद, संसद भवन आप नाम सुने हैं, है ना। संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सभा बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। उसी तरह राज्य में विधान परिषद होते हैं, तो राज्य में विधान परिषद उस राज्य के लिए उच्च सदन का कार्य करता है। ठीक है, देखिए हम जानेंगे विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। यानी जो विधान परिषद के सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे। ठीक है, और ये लोग भी भाग नहीं लेते हैं। केवल कौन लेंगे भाग राष्ट्रपति के चुनाव में? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। याद रहेगा। ठीक है, आइए हम बात करेंगे आगे। देखिए एक बात है, यहाँ दिख रहा है आपको 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में कहा गया है दिल्ली विधानसभा का गठन, है ना। पहले दिल्ली विधानसभा नहीं था, है ना, केंद्र शासित प्रदेश आज भी है ना। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन किया गया जिसमें 70 सीट बांटे गए। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। सवाल एग्जाम में पूछता है साथियों कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया किस संशोधन के तहत? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप?
ठीक है। अब एक और बात आती है 17वां संविधान संशोधन 1992। 17वां संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। मतलब ये पहले शामिल है, मतलब ये लोग मिल के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन सब 17वें संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो गए हैं। ठीक है। एक सवाल है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है यानी चुना जाता है, हम उनको चुनते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है। अब हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। जिसे हम यहाँ देख रहे हैं, संघ केंद्रीय कार्यपालिका में है ना कौन कौन शामिल है। कार्यपालिका के बारे में हमने थोड़ा अभी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है, थोड़ा है ना, सारे डिटेल्स पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा जानकारी देखेंगे विधायिका के बारे में, है ना। विधायिका में कौन कौन लोग हैं, विधायिका का कार्य क्या है। विधायिका का कार्य यही है देश के संचालन के लिए नियम कानून बनाना। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे आखिर क्या क्या कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। विधायिका केंद्र में भी होगी और राज्य में भी होगी, है ना। केंद्र में जो नियम बनाएगी, है ना, और राज्य में भी जो नियम बनाते हैं, दोनों जगह विधायिका है भाई। ठीक है, आइए बात करें केंद्र की विधायिका क्या है, संसद, और राज्य की विधायिका क्या है, विधानमंडल। यहीं पर सारे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं राज्य के लिए, और देश के लिए जो भी कानून नियम प्रस्ताव होते हैं ये संसद में पारित होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे कि केंद्र में जो संसद है विधायिका काम करता है, यानी जो नियम कानून बनाने का काम करता है पूरे देश के लोगों के लिए। ठीक है, तो संसद में कौन कौन सा आधार है। संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है वहाँ, है ना। और विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानमंडल में विधानसभा है और विधान परिषद है। ठीक है, देखिए तो हम केंद्र की बात पढ़ रहे हैं अभी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए स्पष्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए केंद्र में क्या है, संसद है, विधायिका के रूप में कार्य करती है। संसद के रूप में क्या क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है ना। संसद में यही इन्हीं के लोग बैठते हैं ना, लोकसभा से चुने गए लोग और राज्यसभा से चुने गए लोग, और ये दोनों लोग मिलके पूरे देश के लिए नियम कानून बनाते हैं। ठीक, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक, लोकसभा के जो सदस्य 545 होते हैं उनमें से 543 निर्वाचित होते हैं और 2 लोग मनोनीत होते हैं। ठीक है, और वहीं जो राज्यसभा में 245 लोग होंगे उनमें से 12 लोग मनोनीत होते हैं और 233 लोग चुन के आते हैं। ठीक है, एक सवाल ये है कि आखिर ये जो मनोनीत हैं किनके द्वारा होती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, जो संसद में मनोनीत लोग आते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो केंद्र की विधायिका है उनके बारे में स्पष्ट आप स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर बना है समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब जानेंगे हम राज्य की जो विधायिका है। देखिए अभी जो है राज्य के विधायिका कौन है, यानी राज्य में नियम कानून पूरे राज्य के लिए बनाना होगा तो कौन बनाएंगे, विधानमंडल में बैठे लोग, है ना। तो विधानमंडल में कौन कौन लोग रहते हैं, विधानसभा के लोग रहते हैं, जैसे कि विधायक, है ना। विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बनता है, तो उसी तरह विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल बनता है राज्य में, है ना। देखिए तो विधानसभा में भी सदस्य होते हैं राज्य के हिसाब से। जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। तो उसी तरह हर एक राज्यों
की विधानसभा है और उनके हिसाब से वहाँ सीटों को बंटवारा किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न होता है यहाँ पे विधान परिषद, आखिर विधान परिषद कहाँ क्या है ना। ये विधान परिषद कब बनाई जाती है, मान लीजिए उस राज्य की सरकारें अगर विधानमंडल ये फैसला ले कि नहीं, हाँ इस राज्य में भी विधान परिषद बनाने की आवश्यकता है, तो बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए विधान परिषद अभी देश के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटका में है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। यानी जो है भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, अब देखिए विधानसभा में जो लोग मनोनीत होते हैं, विधानसभा में जो लोग मनोनीत होते हैं वो मनोनीत कहाँ किसके द्वारा होते हैं, राज्यपाल द्वारा होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो संसद में जो लोग मनोनीत होते हैं, चाहे राज्यसभा या फिर लोकसभा में, ये राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। और राज्य में राज्यपाल द्वारा विधानसभा का जो मनोनीत सीट है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे, एक मिनट और बचा है। देखिए यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि भारत के 31 राज्यों में विधानसभा है ना, जिसमें से 28 राज्यों में विधानसभा है और 3 केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, तो कुल कितने मुख्यमंत्री हो जाएंगे भाई, 31 मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये जानना जरूरी है ना, कि भारत के 31 राज्यों में विधानसभा है। ठीक है, अब अनुच्छेद 55 की बात करेंगे। अनुच्छेद 55 के बारे में कहा गया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जनता चुनती है कि विधायक सांसद मिल के चुनते हैं, इन सारे चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव है ना। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हम उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई विधायक के लिए चुनाव लड़ रहा है और हम सीधे जाके अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र पोलिंग बूथ पर वोट करते हैं, वोट देते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप का चुनाव हुआ। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप में 2 नियम होंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे डिटेल्स अगले पेज में। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से 2 सिस्टम है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनने के लिए 2 प्रणाली यूज की जाती है, एक अनुपातिक प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और दूसरा एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब आप बोल सकते हैं गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, किसी को ये पता नहीं रहता है कि हम किसको वोट दिए या फिर नहीं दिए। ये जो है, जो अभी मैंने जो बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति को चुनने के लिए। ठीक है, एक मिनट, अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ नियम है। क्या क्या नियम है राष्ट्रपति को चुनाव को लेकर, देखिए राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। अभी जो है व्हिप मतलब कि ये पार्टी किसी पार्टी का आदेश होता है। अभी जो आपने देखा वर्तमान का मुद्दा है, राजस्थान में कांग्रेस परेशान है, बीजेपी परेशान कर रही है। बीजेपी दावा कर रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस बोल रही है कि हमारा बहुमत है। ठीक है, तो राष्ट्र एक तरफ से व्हिप आदेश होता है, जैसे मान लीजिए बीजेपी अपने विधायकों को यह आदेश देगी कि तुमको राष्ट्रपति के चुनाव में उनको वोट नहीं देना है या फिर इसको वोट नहीं देना है, इसको व्हिप बोलते हैं, व्हिप है ना। ये पार्टी का आदेश होता है अपने विधायकों के लिए, अपने सांसदों के लिए। ठीक है, ठीक, अब हम जानेंगे, आप सभी ने जाना, पेपर में पढ़ते होंगे व्हिप क्या होता है। तो व्हिप एक पार्टी का आदेश होता है और वो आदेश के रूप में मनाही भी हो सकता है। मनाही मतलब कि आपको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है राष्ट्रपति चुनाव में। तो ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं कर सकती है ना कोई भी पार्टी, है ना।
अपने विधायक सांसदों को व्हिप जारी नहीं कर सकती, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टी अपने विधायक सांसदों को ये नहीं बोल सकती कि आप इसको वोट दो, इसको मत दो। ठीक है, जो भी वोट देगा वो अपने स्वतंत्र विचार से देगा। ठीक है, अब देखिए जमानत राशि की बात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि, तो जमानत राशि कितना है? 15,000, है ना। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपया, सबके लिए जमानत राशि होती है ना। विधायक के लिए होता है, सांसद के लिए होता है, एक सरपंच के लिए होता है ना, प्रधान के लिए, जो भी हो, जिनके क्षेत्र में जो व्यवस्था है, उनके क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं चुनाव से पहले, उनके लिए एक जमानत राशि तय होती है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपया है। ठीक है, वहीं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। हम ये सब क्यों जान रहे हैं? ये जो राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं, हम इन सब के बारे में जान रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? 15,000। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावों की आवश्यकता होती है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 50 अनुमोदक कौन कौन लोग होंगे? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे, और प्रस्तावक के रूप में भी लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य होंगे। ठीक है, अब यहाँ एक अलग नियम है, देखिए राष्ट्रपति चुनाव में कुल मत का 1/6 मत पाना अनिवार्य है। मतलब कि बाय द वे अगर मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे जो है 1/6 मत पाना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कुल 18 मत है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ कुल कितना है? कुल 18 मत पड़े, है ना। उसमें से मुझे कितना? 1/6 मत चाहिए। 1/6 मत कहने का मतलब कि 3 मत पाना अनिवार्य होगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो अगर हम 1/6 मत नहीं पाते हैं, ठीक है, तो हमारी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यानी जो राष्ट्रपति चुनाव में कुल मत पाने का जो अनिवार्य नियम है, 1/6 मत पाना जरूरी है। अगर आप 1/6 मत नहीं पाएंगे तो आपने जो 15,000 रुपये जमानत राशि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमा की है वो वापस नहीं होगा। ठीक है, अब एक और नियम है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग संचालित करता है। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा संचालित किया जाता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, एक और यहाँ पर नियम देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाए तो इसका निपटारा कौन करेगा? केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ठीक, आइए हम जानेंगे, देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हमने बताया अभी ये अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रक्रिया है, हमने बताया ना। देखिए यहाँ पर समझिए, जो अप्रत्यक्ष चुनाव है वो जो है 2 रूप से किया जाता है, एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में और दूसरा एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के रूप में। इन दोनों के बारे में डिटेल्स जानेंगे। आइए देखिए, इसमें क्या होता है कि विधायकों और सांसदों के मत मूल्य की गणना की जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब यही हुआ। मत मूल्य कहने का मतलब ये है, देखिए कैसे जानेंगे? विधायकों का मत मूल्य जानना होगा तो कैसे जानेंगे? अब मान लीजिए बिहार राज्य की बात है ना, वहाँ विधानसभा की 243 सीटें हैं, है ना। तो वहाँ के विधायकों का मत मूल्य कैसे जानेंगे? तो राज्य की कुल जनसंख्या, है ना, उस राज्य की कुल जनसंख्या लेंगे, फिर बटे में कुल विधायकों की संख्या, है ना, गुणे 1/1000। ये फार्मूला अपनाएंगे तो विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल विधायकों की संख्या, है ना, डिवाइडेड बाई 1000। ये नियम जो है विधायकों का मत मूल्य निकालता है, या फिर इस नियम से विधायकों का मत मूल्य निकल जाता है। समझ रहे हैं बात को, है ना। अब देखिए सांसदों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो सभी राज्यों की मत मूल्य की गणना,
है ना, बटे में कुल सांसद, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का, है ना, दोनों की संख्या लिखते हैं यहाँ पे। कुल राज्यों की मत मूल्य की गणना बटे में सांसदों की संख्या अगर करेंगे तो ये सांसदों की मत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, मतलब राष्ट्रपति चुनाव में मत गणना करने की प्रक्रिया। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना करने की प्रक्रिया है, मतगणना करने की प्रक्रिया है, जिसमें एक जानेंगे किन किन का एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा सदस्य का होता है, और विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव प्रक्रिया है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। देख रहे हैं आप। ठीक है, एक मिनट। अभी हमने देखा आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति को चुनाव कब कैसे कहाँ होंगे, है ना। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को जो वोट दिया जाता है, कौन कौन लोग देते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को चुनेंगे। ठीक है, तो उनका वोट प्रक्रिया कैसे होता है, ठीक है, कैसे उसको वोट देते हैं ये लोग, है ना, और किस हिसाब से राष्ट्रपति की जीत का फैसला किया जाता है, कौन से नियम अपनाए जाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम टॉपिक में। ठीक है, उसमें वरीयता मत प्रणाली, मतदान प्रणाली सिस्टम लगाया जाता है, कल पढ़ेंगे कल। ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, आज हमने जाना कार्यपालिका के बारे में, जो केंद्र संघ की कार्यपालिका है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, विधायिका के बारे में कुछ जानकारी रखा, क्या कि विधायिका में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप वीडियो के माध्यम से जरूर देखिएगा। अगर किसी साथी को लाइव वीडियो नहीं मिल पा रहा है, नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें कमेंट कीजिएगा, उनके लिए यूट्यूब पर भी व्यवस्था है, यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और कल हम फिर इसी समय 8 बजे जो समय दिया गया है 8 बजे का, उसी समय फिर हम वापस आएंगे 8 बजे से 9 बजे तक, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यही हमको इजाज़त दीजिए। सेवा सेवा जोहार, जय संविधान, जय गुणवाना।